नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्र है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो है हिप रिप्लेसमेंट के ऊपर। हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी कहानियां हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज मेरे साथ है डॉक्टर खालिद। डॉक्टर खालिद एक बहुत सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है मेरे साथ, जिन्होंने बहुत सारे हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स मेरे साथ ट्रीट किए हैं। एक डॉक्टर का एक नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, और एक घर में जब पेशेंट होता है, पेशेंट का एक और नज़रिया होता है। डॉक्टर खालिद ने मेरे ख्याल से करीब करीब 50 से ज़्यादा हिप रिप्लेसमेंट हमारे साथ टीम में ट्रीट किए, बट जब उनके घर में एक हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट आया जो कि उनका कज़न ब्रदर था, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो घर के अलग अलग मेंबर्स पूछते हैं। यस। घर में जैसे कज़न रिलेटिव अदर के मम्मी पापा, चाचा चाची, अपने घर के रिश्तेदार, और उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सवालों को टैकल करते वक्त उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इस टॉपिक पर अच्छे से डिस्कशन होनी चाहिए, बीइंग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट यस। एज वेल एज ए पेशेंट फैमिली मेंबर। सो डॉक्टर खालिद, आप बताना चाहेंगे कुछ अपने बारे में? यस, आई एम डॉक्टर खालिद एंड मैं डॉक्टर देवाशीष के अंडर में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे टीएचआर के केसेस देखे हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे सर से डिस्कस करने हैं। जब मेरी फैमिली में हुआ तो मैंने सोचा कि सर से एक बार पूछूंगा, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये क्या क्या रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से टीएचआर करवाना पड़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं टीएचआर या टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमारा कूलर जो हिप जॉइंट है वो किसी कारण से अगर ख़राब, मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो ख़राब हो जाए, तो उसको हम बदलते हैं आर्टिफिशियल मेटल से। आर्टिफिशियल मेटल से जब भी हम जॉइंट को बदलते हैं उसे हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंड कि हिप रिप्लेसमेंट करते किस रीज़न से है। सबसे कॉमन जो इंडिया में रीज़न पाया जाता है वो सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब किसी एक प्राइमरी रीजन के कारण हिप जल्दी वेयर एंड टेयर होकर घिस गया। अगर हम अपने देश को, कंट्री को कंपेयर करें अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्री के साथ, जी। सो हिप रिप्लेसमेंट के नंबर्स हमारे यहाँ कम है एज कम्पेयर टू नी रिप्लेसमेंट। हमारे यहाँ नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि जी। इंडियन लोग स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जिससे हिप की मूवमेंट रेंज बहुत अच्छी बनी रहती है, जी। और ऐसी कम एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे हिप इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। ओके। तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो इंडिया में कॉमन होता है। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस वेस्टर्न कंट्रीज में, मतलब हिप जॉइंट का वेयर एंड टेयर जल्दी हो जाना है इससे पहले। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है किसी एक कारण से, जैसे सोचो कि फ्रैक्चर नेक फीमर, यस। हिप के अराउंड फ्रैक्चर अगर हो जाए तो ओल्ड एज में जाके उसमें वेयर एंड टेयर हो सकते हैं। नंबर टू, ट्रॉमा, जैसे इंजरी नॉट अप टू फ्रैक्चर बट कार्टिलेज डैमेज या लैब्रल जो चिकनाई है अंदर वो खराब हो यस। जाना, हिप लैब्रम का खराब हो जाना। थर्डली बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया में, पहले के टाइम पे होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया, दैट इज इन्फेक्शन अराउंड द हिप। बचपन में हुआ हुआ सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस हो सकता है, या टीबी कभी भी हो सकता है, तो उन ओके। केसेस के कारण भी होते हैं। बट आजकल इसके नंबर्स काफ़ी कम हो गए। अगर मैं बोलूँ अपने 20 साल के करियर में, जी। इनिशियल जितने टीबी हिप देखता था आजकल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रेयर एंटिटी हो गई। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज आज के दिन पे बहुत कॉमन हो गया, दैट इज एवीएन। यस। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन हिप के रुक जाना, जिसके कारण कि हिप स्टेज 3 या स्टेज 4 आर्थराइटिस में पहुंच जाए, वो आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन हो गया। पहले ये वाला चीज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हुआ करता था, बट आज के दिन पे ये हिप रिप्लेसमेंट जो है एवीएन के कारण होना बहुत ज़्यादा हो गया है। और मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड ऑलमोस्ट, मतलब एवियन के चांसेस ऐसे बढ़ गए हैं, जैसे पहले मैं साल में एक एवियन के पेशेंट देखता था 12 पॉइंट, आज मैं महीने में 4 5 10 पेशेंट एवियन के देख लेता हूँ, जी। जो एक्यूट एवियन से पहली बार डायग्नोसिस हो रहे हैं उनके। ठीक है, सो नंबर ऑफ एवियन हैव गॉन अप एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन, क्योंकि ओके। पेशेंट का डायग्नोसिस बहुत समय लेट हो रहा होता है। ओके। सर, ये सबसे ज़्यादा किस एज में होता है? कौन से एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा हमको टीएचआर कराने की ज़रूरत पड़ जाती देखो है? टीएचआर, मैं तुम्हें अगर बोलूँ आज भी फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर रिलेटेड केसेस में
एल्डरली एज ग्रुप में, जैसे कि 60, 65, 70 एज ग्रुप में, जिनके हिप के अराउंड बोन ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है, हड्डियाँ नरम हो जाती है, उनमें फ्रैक्चर होने के कारण टोटल हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वही सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट एज ग्रुप है। बट एवियन के कारण ये एज ग्रुप जो है इवन यंगर एज में, आज के अंदर मैं बोलूँगा जो सबसे छोटा हम लोगों ने एवियन का ट्रीटमेंट किया है वो THR के साथ, आई थिंक वो 14 ईयर्स की एज पे, क्योंकि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हिप ओके था जिसमें कि कम्प्लीटली ख़राब हो चुका था। उसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट जब स्केलेटल मैच्योरिटी हो गई उसके बाद करने की ज़रूरत पड़ती है। सर, एवीएन में ऐसा भी होता है कि पता ही नहीं चलता है पेशेंट को कि हाँ डेफिनेटली। देखो, एवियन का सबसे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग सिम्टम है इज पेन। नाउ पेन इज वेरी सब्जेक्टिव फिनोमेना। सब्जेक्टिव का मतलब है कि इतना सब्जेक्टिव है कि तुम्हें हो सकता है सेम प्रॉब्लम से बहुत सिग्निफिकेंट पेन हो रहा हो और मुझे बिल्कुल भी पेन ना हो। ठीक है। ओके सो जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि छोटे से इंजरी से, कट से, निडल के प्रिक से बहुत सारे लोग चीखते हुए नजर आएंगे, और आर्मी का एक बंदा जिसके हाथ एम्पुट हो गया और ट्रेन एक्सीडेंट राइट में या ब्लास्ट में, वो चू भी नहीं कर रहा होता है। सो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव फिनोमेना। तो बहुत लोगों को क्या होता है कि पेन माइल्ड टाइप का इनिशियल सीजन में होता है, इनिशियल उसमें वो मिस कर जाते हैं उस दिखाने के लिए। ओके और पेन किलर्स इतनी कॉमनली इंडिया में अवेलेबल है कि लोग राइट पेन किलर लेते हैं, 10 से 15 दिन पेन किलर लेते हैं और इनिशियल फर्स्ट स्टेज 1 एवियन गायब हो जाता है। सो ये स्टेज 1 एवियन का पेन चला जाना इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक इट डायग्नोस। सर, पेन किस रीजन में जैसा होता है? अगर मान लीजिए एवीएन किसी को हो रहा है और उसको पेन जो हो रहा है, तो कैसे आप कहोगे कि हाँ एवीएन हो देखो, सकता है? एवियन का पेन बहुत ही वैलिड तरीके से बहुत समय आता है। जैसे सबसे कॉमन अगर मैं पूछूं, जिसकी किस्मत अच्छा है और उसमें पेन सिर्फ हिप में आया, हिप की रेंज ऑफ मोशन में पेनफुल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, मतलब कि हिप को मूव कर रहे हैं और पेन जी हो रहा है जी या चलने में पेन हो रहा है, उनके तो फिर भी डायग्नोसिस बेटर टाइम पे हो जाता है। बट मेनी ए टाइम से डिसेप्टिव एरिया में आता है, जैसे कि लोअर बैक पेन की तरह पेशेंट को आ रहा है। ओके पहले से कमर दर्द था, अभी और थोड़ा कमर दर्द और बटक की तरफ स्प्रेड होना शुरू हुआ, दवाई ली और ठीक हो गया। ओके ठीक है। दूसरा, कभी कभी नी एक्यूट नी पेन की तरह आता है, पेशेंट आता है डॉक्टर को दिखाता है नी पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, डॉक्टर नी के हिसाब से देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, नी का MRI करते हैं, बहुत से नॉर्मल आता है, नी का एक्सरे नॉर्मल आते हैं और वो मेडिसिन दे के पेन रिलीफ आ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो पेन जो है हिप के कारण हो रहा होता है। तो बहुत समय नी के साथ हिप एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, बैक के साथ हिप एग्जामिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी कारण से मिस हो जाते हैं जी डायग्नोसिस। जी और अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जैसे आपने डायग्नोज कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि अब सर्जरी करनी है, तो आप सर्जरी करने के दौरान आप कैसे चेक करते हो कि इसमें कौन सा इम्प्लांट लगाना है, या फिर आप पेशेंट को बताते हो? देखो, सर्जरी का अंडरस्टैंड कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए इम्प्लांट का चॉइस मुझे लगता है कि वो सेकेंडरी आता है। सबसे पहले डायग्नोसिस कंफर्म करना। अगर वो एवियन है तो मुझे एवियन का स्टेज डायग्नोस करना है। एवियन के कौन से स्टेज में हम लोग हिप रिप्लेस करते करते हैं, स्टेज 3 लेट और स्टेज 4 में हम लोग हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, बाकी स्टेजेस में हम बचाने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए एवियन का स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैदर देन इम्प्लांट। और सेकेंडली, फ्रैक्चर नेक फ्यूमर अगर आया है और पेशेंट की एज ग्रुप जो है वो 70, 75, 80 तक है या 85 है और पेशेंट बहुत एक्टिव है, ठीक है, इवन एल्डरली एज ग्रुप में भी मैंने 95 तक हिप रिप्लेसमेंट किया है। ओके तो मुझे लगता है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट उन सब लोगों में जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं और जिनमें इवन 5 साल की लाइफ भी बची होती है, जैसे 95 ओके 100 के पेशेंट, जिनमें कि हम लोग पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, हेमी हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसे, ओके वो भी किया जाता है। तो हिप रिप्लेसमेंट किसी भी एज ग्रुप में किया जा सकता है। और इम्प्लांट का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप हम लोग, मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सर, जैसे किसी को एवीएन अगर हो जाता है, तो अगर उनको लगता है कि सर्जरी होनी है, तो वो लोग डिले भी कर जाते हैं कभी कभी, काफ़ी वक्त तक पेन में ही रहते हैं। तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए, या फिर इससे वर्स हो जाती है कंडीशन? देखो, एवियन अगर मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले लोग इस सवाल पूछते तो हाँ शायद सब लोग यही बोलते हैं कि एवियन को लेके जी लो, जब तक जी सकते हो, जब तक ओके चलता है तब तक चला लो। जी ठीक है, डॉक्टर्स भी बोलते थे। मगर आप नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर देखोगे, इतने पेशेंट्स हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अपनी जी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है, लाइफ घुट घुट के जीने के लिए लाइफ है बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हिप रिप्लेसमेंट उन लोगों में जिनका लेट स्टेज हो चुका है,
स्टेज 3 और स्टेज 4 में मैं बताता हूँ, मैं अपने कॉलेज टाइम की बात याद है मुझे अभी भी, कि मैंने खुद पेशेंट्स को बोला है कि हिप रिप्लेसमेंट जब तक चलता है चला लो इसे, ओके। ठीक है, बट अंडरस्टैंड चला लो एट ए कॉस्ट, मतलब कि आपकी प्रोडक्टिव लाइफ। आप ये सोचो कि मेरे पास एक गाड़ी का टायर है जो घिस चुका है और जिसकी रिम भी टेढ़ी हो गई है, और मुझे उस गाड़ी को चलाना है उस टेढ़े रिम के साथ, चला तो लूंगा, यस ठीक सर। है, बट क्या मैं स्पीड से जा सकता हूँ? क्या मेरे लिए वो गाड़ी लाइबिलिटी है या लग्जरी है, या एग्जैक्टली। इवन मेरे लिए कोई पर्पस सॉल्व कर रही है? नहीं कर रही है। फिर और भी कॉम्प्लिकेशन हाँ आते हैं ना हाँ, उसमें। बहुत सारे हाँ कॉम्प्लिकेशंस राइट। आते हैं क्योंकि बहुत लेट सर्जरी होने से, देखो मैं डॉक्टर्स को, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को, या मेरे अपने आप को मैं बोलूंगा कि वी आर मैकेनिक्स, यस। ठीक है, वी कैन फिक्स एवरीथिंग, सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, तुम यस। जितना भी खराब लेके आओ ठीक करूँगा। इनफैक्ट एज बढ़ने के साथ क्या होता है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसको चैलेंजिंग केसेस ज़्यादा यस। अच्छे लगते हैं। तो मुझे डेफिनेटली टफ केस लेके आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल हिप रिप्लेसमेंट में आज के दिन पे इतना मन नहीं जाता, मगर आप ये सोचो, मेरे चैलेंज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये सोचना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं ऐसे स्टेज पे कराऊं जहाँ पे बोन लॉस नहीं हुआ है, जहाँ पे बोन डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बोन में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होने शुरू नहीं हुए हैं, राइट। उस स्टेज में अगर मैं कराता हूँ तो मेरा इम्प्लांट 30 40 50 साल रुक सकता है, जबकि मैं कॉम्प्लिकेट करके उसकी एज कम कर देता हूँ, इम्प्लांट पे प्रेशर बढ़ा देता हूँ, लार्जर साइज इम्प्लांट लगाने जी। पे मजबूर होता हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों का ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट सर्जरी जल्दी जल्दी कराएं, यस। जब एकदम बहुत ख़राब हालत नहीं हुई है, कोई डिफॉर्मिटीज़ नहीं बनी है, और एसोसिएटेड डिफॉर्मिटीज़, मतलब ऐसे भी बहुत पेशेंट है जिनके स्पाइन में भी डिफॉर्मिटीज़ बन जाती है करेक्ट सर। बिकॉज ऑफ हिप। राइट। सो आप एक चीज ठीक करोगे, फिर अगली चीज कैसे ठीक करोगे? तो हर एक चीज के लिए सर्जरी थोड़ी ना कराओगे आप। यस सर। तो टाइम रहते अच्छी सर्जरी, अच्छा रिजल्ट, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट लेना मुझे करवा लेनी चाहिए। जरूरी है। सर टोटल हिप रिप्लेसमेंट मतलब कब कितना सक्सेसफुल रेट है इसका देखो, अमंग योर मुझे पेशेंट्स? मैं तो बोलूंगा कि इससे सक्सेसफुल सर्जरी मुझे लगता है हिप या नहीं है, शोल्डर रिप्लेसमेंट से सक्सेसफुल सर्जरी नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने सर्जरी की उसी दिन से आपको चलना फिरना शुरू करना है। 4 5 दिन में आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दोगे, 15 दिन ऑपरेशन के जस्ट हाँ दूसरे दिन सेम, ही? हाँ जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन शाम को हम लोग खड़ा करके स्टैंड करके जी। जब कराते हैं, वन साइड हिप रिप्लेसमेंट, बोथ हिप रिप्लेसमेंट, वन नी रिप्लेसमेंट, बोथ नी रिप्लेसमेंट, या चारों जॉइंट का अगर हमने रिप्लेसमेंट किया है, दोनों ही नी दोनों हिप, अगर पेशेंट मेडिकली फिट है हम लोग सेम इवनिंग में खड़ा करके चलाना शुरू करते हैं। वेरी इवन कुछ नाइस। पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने वॉकर स्टिक भी नहीं देते हैं, ठीक है। सो इट ओके। इज पॉसिबल, यस, यू कैन स्टार्ट डूइंग लिविंग योर लाइफ फ्रॉम द सेम डे। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसमें कि मैं सेम डे पे बोलूँ कि आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हो ऑर्थोपेडिक? सो इफ यू आस्क मी कि ये सक्सेसफुल है, ये 100% सक्सेसफुल डेफिनेटली सर्जरी सर। है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मगर उसके लिए डॉक्टर से डिस्कस करना जरूरी है, आपको समझना है। एग्जैक्टली। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते थे? जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होते थे। राइट। क्यों होते थे? पेशेंट बेड पे पड़े रहते थे। मैंने राइट। अपने टाइम पे, अपने पीजी टाइम पे पेशेंट को 20 20 दिन हॉस्पिटल एडमिट रखा है, जहाँ के आज सर्जरी करके कल डिस्चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। तो ये चेंज आ गया जिससे हम कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ बोल्ड लेटर्स में कि अगर सर्जरी को सक्सेसफुल करना है तो सर्जन की पूरी बात माननी है। अच्छे सर्जन से कराने से नहीं होता, उसकी पूरी बात माननी है और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस पूरी करनी है। यस सर। इवन पेशेंट कैन डू ऑल द एक्टिविटीज, लटकना, जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट। सर अगर यूनिलैटरल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है एक साइड का, तो क्या ये चांसेस होते हैं कि लिम्ब लेंथ बढ़ जाता है उस साइड का? हाँ देखो, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी इज अ वेरी टेक्निकल सवाल तुमने पूछा। लिम्ब यस लेंथ सर। डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कि पैर बड़ा छोटा होना। जी। ठीक है, अब यूनिलैटरल हिप रिप्लेसमेंट मतलब कि एक साइड का हिप रिप्लेसमेंट अगर हमने किया है तो पैर लंबा छोटा होने के चांसेस है, क्योंकि जी। एक हमारा सोचो एक पर्टिकुलर हाइट का है और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमने एक्स्ट्रा लेंथ गेन कर ली है, तो इसलिए क्या होता है कि बहुत समय पैर लंबा छोटा दिखने लग जाता जी। है। ठीक है, सो इसके लिए सर्जिकल प्रिसीशन बहुत ज़रूरी है, रोक सके। सो 90% टाइम हमारी ये कोशिश रहती है कि इट शुड बी लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। क्योंकि हम दूसरे साइड को कुछ अप डाउन नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक ही साइड पे स्टेबिलिटी वर्सेस लेंथ को मेंटेन करके मेंटेन चलना है। करके। बहुत सारे टेक्निक्स है, आजकल में रोबोटिक्स भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वाले एरर चले जाएंगे। बट ओके। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, लिम्बलेंट डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, बहुत समय पेशेंट खुद क्रिएट करवा देता है। कैसे? कैसे सर? जैसे बायलेटरल प्रॉब्लम है, जी। दोनों हिप में प्रॉब्लम है, जी। अब सबको डर रहता है कि मैं क्या दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक दिन में करा सकता हूँ।
मैं सबको बोलता हूँ कि दोनों हिप रिप्लेसमेंट या दोनों नी रिप्लेसमेंट आपको एक साथ ही करानी चाहिए। कारण ये है कि डे 1 पे जिस दिन मैं आज ऑपरेट किया है मैंने, अगर आपका एक हिप अभी सर्जरी किया और दूसरा हिप उसके बाद इमीडिएटली बाद किया, तो मुझे अंदाज़ा रहेगा कि मैंने कितना लंबा, बड़ा, छोटा किया है। जी। मैं एग्ज़ैक्टली आधे घंटे के बाद दूसरा प्रोसीजर करता हूँ और उसको भी सेम कर देता हूँ, तो चांसेस ऑफ गेटिंग ए लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी टू 0 इज़ ऑलमोस्ट 100%। ठीक है, बट अगर मेरे को वही सर्जरी, लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं सर एक एक करके कर दो, आज एक करो, एक 6 महीने बाद कर देना है, एक 6 हफ्ते बाद कर देना है, एक 2-4 दिन रुक के कर देना। सो अंडरस्टैंड, 2-4 दिन, 6 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना हाँ, चाहिए ये अगर दोनों को जरूर करते हैं। देखो सबका अलग अलग तरीका है, जी। सारे सर्जन एक जैसे नहीं होते हैं। सब जी। लोग ये नहीं सोचते कि मैं पेशेंट को एक ही बार में ठीक करके भेज दूं, मेरे पास वापस ना आए। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास पेशेंट दोबारा वापस ना आए, तो मैं एक ही बार में दोनों कर दूं, अगर पेशेंट फिट है मेडिकली। जी। ठीक करेक्ट। है, मेरा एनेस्थेटिस भी उसको बूस्ट करना चाहिए। सो तुम मानोगे नहीं कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट दोनों साइड के हमारे एक लंबी सीरीज करीब करीब 50 के करीब तो पेशेंट हो चुके, जिन लोगों को हमने दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक साथ किए हैं। ठीक है, जी। सो एक दिन में करना है, सेम डे वो स्टैंडिंग करानी है, अगले दिन चलना है, उसके अगले दिन घर जाना है। 2 दिन में आपके दोनों हिप रिप्लेस हो गए, बराबर लेंथ हो गए, और आप चलते फिरते रहे, और यस। 3 महीने में पूरी तरह से 100% रनिंग जॉगिंग कर रहे होगे। तब आप सोचोगे नहीं यार, मैंने अगर एक एक करके कराया तो आज एक कराया और 3 महीने बाद वही। हाँ। अगर 2 चाटे खाने हैं तो पुराना कहावत है कि एक ही साथ खा लो, दोनों खाने हैं। राइट सर। 2 चाटे लगाने तो दोनों चाटे एक साथ ही लगा दो। बार बार रुक के लगाने का मतलब नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट। इट्स अ पेन टेकिंग प्रोसेस फॉर एवरीवन, फॉर पेशेंट। यस सर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो देखो 2 सर्जरी करने से मुझे लगता है कि डॉक्टर के लिए क्या फायदा, हॉस्पिटल को तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग एज ए पेशेंट परस्पेक्टिव, अगर मैं अपने आप को रख के देखता हूँ पेशेंट के फुट में, मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई डॉक्टर मुझे समझाए क्यों दोनों को एक साथ करना है, तो आई वुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर बोथ टुगेदर यस इन वन गो rather देन गोइंग इट वन बाय वन। सर। एलएलडी से मुझे याद आया कि मेरे घर में जो सर्जरी हुई है बेसिकली वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे नीचे, तो उनको फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि अब इनको बदलवाना ही पड़ेगा हिप को, लेकिन उनका हिप रिप्लेसमेंट हो गया, पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो गया। फिर वो घर पे आ गए, तो घर पे आने के बाद उनका रिहैब चला, हालांकि मैं नहीं था वहाँ पे। तो अभी जब मैं रिसेंटली उनसे मिला तो उनकी मतलब वो उनकी बेसिकली वॉकिंग पैटर्न में काफ़ी लिंपिंग है, बहुत ज़्यादा। तो मैं देख के शॉक्ड रह गया, और बेसिकली उन्होंने भी मेरे से कांटेक्ट नहीं किया ताकि मैं थोड़ा बता पाता। तो क्या सर इतना ज़्यादा लिंपिंग हो सकती है? उनको ऐसा लगता है कि वो एक पैर पे आई थिंक कि लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। देखो, टेक्निकली सेइंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चंस। यूजुअली 5 सेंटीमीटर लैंडिंग नहीं होनी चाहिए अनटिल अनलेस ऐसा कुछ अनटूवर्ड फीलिंग हुआ ना हो ऑन टेबल, डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा लग रहा हो कि अनस्टेबल है, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ऑन टेबल होती है डॉक्टर्स के साथ कि अंडर एनेस्थेशिया होता है, आपके मसल्स रिलैक्स कर चुके होते हैं। ओके। तो स्टेबिलिटी जो है ना, वो ही तजुर्बा है कि आप स्टेबिलिटी कैसा अच्छा ऑन टेबल दे जी। पाते हो। राइट सर। बहुत समय क्या था, ओवर जेलस, नहीं यार ये स्टेबल नहीं हुआ, और थोड़ा टाइट कर देते हैं, और ओके। टाइट कर देते हैं, ओके। टाइट करते करते गैप को बढ़ाते हुए चले जाते हैं, लंबा छोटा हो सकता है। ओ। अगर ऐसा हो भी गया है, मैं 2 चीजें बता देता हूँ। जी। अगर ऐसा हो भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है, पहला चीज तो डर को निकालना। यस। अगर ऐसा हो गया है, एक लंबा एक छोटा है, मैं एकदम बचपन का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सबने घर में देखा होगा यही करते हुए, टेबल का एक पाया अगर छोटा है तो क्या करते हो, कागज डाल देते हो। यस सर। ठीक है, तो राइट। शूरेज दूसरी साइड में दे दो। करेक्ट। ठीक है, यस। दैट विल करेक्ट। कैसे शूरेज देना है, कितना देना है? एक नॉर्मल स्कैनोग्राम, स्टैंडिंग एक्सरेज होते हैं, या सिटी स्कैनोग्राम कर लो, हाइट का एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगा आपके पास। उस जूते के पास, मोची के पास जाएगा, बोलने कि भाई एकदम बराबर कर दो। इट इज सिंपल, यस इट इज सर। वेरी यस। सिंपल। ये सिर्फ एक डर होता है और कुछ बात नहीं। होता है, यस इसमें सर। कुछ नहीं है। सेकंड, मैं ये भी बोलूंगा कि मैंने ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी रीडू भी करी है। ठीक है, तो रीडू सर्जरी करके उसको लेंथ को करेक्ट किया जा सकता है। ओके। बट उसके लिए मुझे लगता है कि पेशेंट को इतना परेशान होना पड़ता है कि वो कहे कि मुझे कराना है, क्योंकि इट इज़ अगेन ए सर्जरी। सो मैंने एक हाल फिलहाल में एक ऐसी सर्जरी करी थी जो सऊदी अरेबिया से पेशेंट आया था। उनका यस सर। प्रॉब्लम ये था कि उनका हिप एक बड़ा छोटा हो गया था, और मानोगे नहीं, करीब करीब 2 सेंटीमीटर था। 2 सेंटीमीटर लोग, मुझे लगता है कि सब लोग छोड़ देते हैं, और उसको हर कंट्री में हो गया। वॉज ए फूडिंग पेशेंट था, अमेरिका भी गया, जर्मनी भी गया, सब ने ये बोला कि कुछ नहीं करना है, यूज ए शू रेस।
एंड ही वाज एंग्री विद दिस कि कोई उसे ट्रीट नहीं करना चाहता। यस। ही केम टू अस एंड वी डिड रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, कुछ नहीं किया, उसको लाइनर्स को छोटा कर दिया एंड ही वाज हैप्पी विद द पेन रिलीफ इमीडिएटली आ गया। तो यस। उनको भी ठीक किया जा सकता है, ऐसा वो नहीं है, और घबराने की जरूरत नहीं। कुछ ऊंच नीच हो गई है सर्जरी, एनी डैम सर्जरी कैन बी रीडू, और उसको ठीक किया जा सकता है यस। कुछ सिंपल प्रोसीजर से, जैसे मैं शूरेज में कुछ राइट। रीडू सर्जरी से। राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा स्टेज नहीं आता कि हिप रिप्लेसमेंट हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता है, राइट सर। खराब हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है, बहुत लोग डरे रहते हैं, राइट। तो डरो मत। ठीक है, प्राइमरी सर्जरी अच्छी होनी चाहिए, हाँ मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अच्छे सर्जन से करानी है, मगर अगर खराब भी हो जाती है तो भी हम ठीक कर देते हैं उसे। उनकी दिक्कत यही हुई होगी शायद कि सर्जरी उन्होंने सही जगह नहीं कराई, मे बी। देखो, बहुत डिफिकल्ट है किस एनवायरनमेंट में हम करा रहे Maybe हैं। so. हम लोग अभी दिल्ली गुड़गांव में एरियाज में सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ पे हमें प्रिसीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। यस। गांव में लोगों को तुम थोड़े बहुत डिफेक्ट वाली चीज़ भी दे वो दो, गांव वो से ही है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते हो। यस। ठीक है, तो बहुत समय क्या होता है कि लोगों का एक्सेप्टेंस रेट एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। यस सर। ठीक है, यहाँ अमेरिका में अगर देखोगे लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी अगर लिखा है तो वहाँ पे लॉयर्स ही ये फ्लोट करते हैं कि अगर आपका पैर बड़ा छोटा है हाँ। तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपके लिए केस जीत के देंगे। जबकि इंडिया में मुझे नहीं लगता है कोई इस पे केस कर भी सकता है। राइट। ठीक है, सो ये ऐसी चीज़ है, जहाँ का जैसा देश वैसा वेश। सर, ये अगर इमेजिन करते हैं कि 50 इयर्स ओल्ड एक इंडिविजुअल है, उसको एवीएन हुआ, आपने सर्जरी की, तो कितने टाइम तक वो, मतलब ड्यूरेबिलिटी क्या रहेगी इसकी? देखो, हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट जो है आज के टाइम पे जो आ रहे हैं हमारे पास, इवन अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स है, सिरेमिक इम्प्लांट्स है, डुअल मोबिलिटी इम्प्लांट्स है। आई थिंक उनकी लॉन्गेटिविटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे लगता है कि इट इज, इफ द फर्स्ट सर्जरी इज गुड, 40-50 ईयर्स तो मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाले हैं। कारण मैं बताता हूँ कि जी। जॉन चार्ले, जिनका ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, अच्छा। उन्होंने हिप रिप्लेसमेंट को डिवाइस किया था। जी। ब्रिटिश सर्जन थे 1970s में, जो उन्होंने चार्ले इम्प्लांट के साथ सर्जरी की थी ओके। विद ए वेरी पुअर मेटलर्जिक। वो चीज़ें जो उस समय की टेक्नोलॉजी थी इतनी एडवांस नहीं थी, जी। उसके साथ उनके जो रिजल्ट्स हैं आज भी 70s में किया हुआ 2024 तक इंटैक्ट है। 50 साल तो उनके ग्रेट सर। इम्प्लांट ने चला दिया। ठीक है, सीमेंटेड इम्प्लांट। सो अंडरस्टैंडिंग अनसीमेंटेड इम्प्लांट विद बेटर मेटलर्जी, मुझे लगता है कि 50 साल कहीं नहीं गया अगर पहली सर्जरी सही से की है तो। इंडिया में जैसे स्टार्टिंग सर्जरी डॉक्टर के डी ढोलकिया ने की थी। ठीक है, मैं फॉर्चुनेट था कि मैंने उनके कुछ केसेस देखे जब मुंबई में था। तो उनका 2000 मतलब उन्होंने 1985-90 में सर्जरीज की थी हिप रिप्लेसमेंट की। और उन सर्जरीज को मैंने, मतलब उन पेशेंट्स को मैंने देखा, क्योंकि वो एज के साथ उन्होंने नी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास आए थे। 2014 तो वो इंटैक्ट थे। जी। 25 साल 30 साल उनके मरने के बाद भी पेशेंट के हिप चल रहे हैं। ठीक है, पेशेंट हमारे पास इसलिए आए कि डॉक्टर के वी ढोलकिया नहीं थे तब। ओके। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कि 30 साल तो यहाँ पे भी चलते हैं इंडिया में भी। ठीक है, दैट्स नाइस। करने वाले पे डिपेंड करते हैं, करेक्ट। करने करेक्ट। वाले पे डिपेंड करते हैं। डेफिनेटली। सर, ये सीमेंटेड और अनसीमेंटेड आप कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, दो तरह की फिलोसफी है। यस। जैसे मैंने बताया, चांडले का जो फिलोसफी है वो यूके बेस्ड फिलोसफी। यूके ओके। बेस्ड फिलोसफी उनके सीमेंटेड इम्प्लांट। यूके में अनटिल अनलेस कोई पुरानी टेक्नोलॉजी फेल कर जाए वो नया टेक्नोलॉजी लेते नहीं है। जी। ठीक है, उनका गवर्नमेंट सिस्टम है, तो उनके गवर्नमेंट सिस्टम में देखा गया है कि सीमेंटेड इम्प्लांट्स, ठीक है, भी 40-50 साल टिक रहे हैं। अब अनसीमेंटेड उसके बाद की टेक्नोलॉजी है ओके। जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस कराई, उस पर रिसर्च हो रही है, चारों तरफ वही यूज़ हो रहा है। तो हम यंगर पेशेंट्स में अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। ठीक यस है, सर। हम लोग यूके को फॉलो बहुत नहीं करते हैं, यूएस बेस्ड फॉलोइंग है हमारी। ओके। सो मुझे लगता है कि हम यूएस के इम्प्लांट्स जो जॉनसन जॉनसन है, अच्छा। जिमर है, स्ट्राइकर है, सारे के अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और यंग पेशेंट में अनसीमेंटेड सिरामिक इम्प्लांट्स हम लोग चूज़ करते हैं। एज के साथ जब बोन सॉफ्ट हो जाती है उस समय हमें बोन इंटीग्रेशन को पकड़ने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है। तो मुझे ओके। लगता है कि सीमेंट में मेरे से पूछोगे तो मेरी लास्ट ऑप्शन होती है 90s वाले, 85 वाले बहुत सीवियरली ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स में, उन्हें मैं सीमेंटिंग करता हूँ, क्योंकि सीमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जी। उनसे रिलेटेड एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, तो उनको अवॉइड किया जा सकता है। ओके। तो सर, ये रिकवरी होने में कितना वक्त लगता है सर्जरी के बाद? देखो, हिप रिप्लेसमेंट में रिकवरी
कि मैं एकदम कहानी सुना देता हूँ कि सीधे अगर सर्जरी करी है तो शाम को चाहे एक साइड सर्जरी हो, 2 साइड सर्जरी हो, हम लोग खड़ा कर देते हैं। जी। नेक्स्ट डे पेशेंट रूम के अंदर चलता है, ठीक है? अगर पेशेंट एजेड है तो वॉकर के साथ, अगर नहीं तो स्टिक के साथ। करीब-करीब हफ्ता 10 दिन के अंदर हम लोग पेशेंट्स को विदाउट स्टिक कर देते हैं, ठीक है? ओके। एज के हिसाब से अगर बैलेंस का डिफ़िकल्टी है देन इट मे बी 2 टू 3 वीक्स ऑफ स्टिक यूज़ करते हैं, हुँ। ठीक है? तीसरे चौथे दिन पे, जैसे दूसरे दिन पे हम लोग डिस्चार्ज रूटीनली कर रहे हैं। इवन सम ऑफ द पेशेंट वी हैव डिस्चार्ज, आज सर्जरी की है, कल शाम को डिस्चार्ज कर दिया है, ठीक है? ओके। एंड सेकेंड डे पे डिस्चार्ज होके पेशेंट को हम एनकरेज करते हैं घर में अपनी चाय कॉफ़ी खुद बना के पीनी है तीसरे चौथे दिन पे। करीब करीब 15 दिन पे आपकी हर एक्टिविटी, मतलब जो आप घर से जाने से पहले करते थे वो सारी 15 दिन में शुरू करनी है। 1.5 से 2 महीने के अंदर आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करें और 3 महीने में घूमने जाने का प्लान बना के रखें। वेरी ठीक। नाइस सर, वेरी नाइस। सर तो सर्जरी होने के बाद ये पेन कब तक रहता है? जो पेन किलर आप देते हैं, तो क्या ऐसा होता है एक सर्टेन टाइम के बाद पेन किलर देना बंद हो जाता है और पेन भी बंद हो जाता देखो, तुमने बेयरिंग सरफेस को बदल दिया है, हिप पूरा खराब हो गया था, है? तुमने जी, उसको बदल दिया। जी। प्रैक्टिकली उस सरफेस के लिए तो पेन किलर की जरूरत नहीं है। पेन किलर आपको क्या चाहिए होता है, जैसे सर्जिकल कट। अगर तुम मुझे पूछो कि हिप और नी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो हिप और नी रिप्लेसमेंट में ये डिफरेंस है कि हिप रिप्लेसमेंट में पेशेंट को इवन कट का पेन किलर भी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो मूवमेंट में वो बीच में आ नहीं रहा होता है। जी, जैसे नी के एकदम सेंटर में होता है, नी को मूव करना होता है तो पेनफुल एग्ज़ैक्टली। होता है। स्ट्रेच आता है। हाँ, तो हिप में नहीं आता, तो हिप ओके। के पेशेंट्स एक्चुअली मोर कंफर्टेबल रहते हैं हुँ, and they don't need any sort of any pain medications. So I think pain medicines हम कट कर सकते हैं and side effect of painkillers भी हम हटा सकते हैं। ओके। सर अगर मैं अपने ऊपर लेके कहूँ, तो जैसे मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, हम्म। ठीक है? मुझे साइक्लिंग भी पसंद है हम्म। और मैं गोल्फ भी खेलता हूँ कभी-कभी। तो क्या हिप रिप्लेसमेंट के बाद ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? हाँ, हिप रिप्लेसमेंट में साइकिलिंग, स्विमिंग, स्क्वाटिंग, रनिंग, जॉगिंग, क्रॉस लेग सिटिंग, योगा, जिम एक्टिविटी, तुम बोलो मुझे क्या नहीं कर सकते। माउंटेन जी, क्लाइंबिंग, तुम गोल्फ इज नॉट ए वेरी नाइस वेरी सर। बिग वो, सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं देते हम लोग। इवन ओके, पेशेंट ऐसे भी है जो सर्फिंग वर्फिंग भी करते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद, ठीक है? मैं तुम्हें जर्मनी का अपना वो बता दूं एक्सपीरियंस उसमें। जी। ऐसे भी पेशेंट थे जो स्कीइंग कर रहे हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट के बाद। रिप्लेसमेंट के बाद, ठीक ओह है? वाओ! और एथलेटिक एक्टिविटीज में बहुत बढ़िया से खेल रहे हैं, पता भी नहीं चलता है, ठीक है? यू विल नॉट रियलाइज कि उसको हिप रिप्लेसमेंट हुआ है until unless वो आके तुम्हें बोले कि हिप रिप्लेसमेंट हुआ यस है। सर। सो दैट्स ए वंडरफुल थिंग। सर अगर को जैसा आपने बताया था कि आपने बहुत यंग एज एक पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट किया है, तो जस्ट इमेजिन कि वो 14 आपने बताया, तो अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर है, हम्म। उसको बॉलिंग करनी है, हम्म। जो भी आपने टाइम दिया है 3 महीने, 4 महीने, क्या उसके बाद वो वापस से उसी स्पीड के साथ बॉलिंग डाल सकता है? देखो, यस, ये पॉसिबिलिटीज़? पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है। हुँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्वाइट लाइकली अभी नियर फ्यूचर में ऐसा होगा भी, ठीक है? क्योंकि एवियन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, यस लोग सर। अपने नॉर्मल एक्टिविटी लाइफ में, एक्टिव लाइफ में इंजर भी हो रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये रेस्ट्रिक्शन होगी सच में, ठीक है? ओके, मुझे नहीं लगता कि ये रेस्ट्रिक्शन होने वाली है, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिम्नास्टिक एक्टिविटीज तक कर रहे हैं। आई वेरी थिंक, नाइस। मुझे नहीं लगता कि इट इज गोइंग टू बी ए हिंड्रेंस फॉर देम एज तो सर अगर किसी को सर्जरी हो रखी है, वेल। ठीक है, तो क्या वो वापस से अपनी उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ में कितने दिन में जा सकता है? जो कि वो घर उसे ऐसा फ़ील ना हो कि मेरी सर्जरी हो रखी है, जैसे देखो, कि बिल्कुल पता ना चले तो हुँ, 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। और जी, मुझे लगता है फर्स्ट विंटर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। ओके, और उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि और कभी उनको पता चलेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो भूल जाते हैं कि वो ज़मीन पे बैठते, मतलब बैठने से पहले उन्हें हिप के बारे में सोचना है। उनको याद ही नहीं होता है, तो कुछ पीछे से उनको टोक देता है कि अरे आपका तो हिप रिप्लेसमेंट हुआ था, नीचे नहीं हाँ, बैठ सकते। लोग कहते हैं कि रिटर्न में कहते हैं हाँ ये तो कहते हैं लोग, बट मेरे सर्जन ने मुझे बोला है बैठ सकते हैं, तो जी, आई डू अलाउ देम। एंड मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स कैन स्क्वाट, नील, क्रॉस लेग, सब कुछ कर वेरी पाते हैं। नाइस, हाँ। क्रॉस लेग। सर क्या जैसे किसी को सर्जरी आपने सजेस्ट की, हम्म। तो क्या उससे पहले भी कोई प्रोसीजर होता है कि हाँ। आप बोलें कि सर्जरी अच्छी होगी, पहले आप ये कर लो? हाँ, डेफिनेटली यहीं पे जो जो हमारा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है। मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ विथ फिजियोथेरेपी। तो सर जैसे अगर किसी को सर्जरी आपने डिसाइड कर ली, आपने बोल दिया कि आपकी सर्जरी होनी है, हिप हम्म। रिप्लेसमेंट होना है आपका, हम्म। तो क्या आप उनको कुछ सजेस्ट करते हैं कि
आप ये करो सर्जरी से पहले ताकि सक्सेसफुल रेट बढ़ जाए, सक्सेसफुल थोड़े अच्छे से हो। देखो हाँ, यही हमारा डिफरेंशिएशन आ जाता है बाकी लोगों से। जी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा पेशेंट देखा हो जिसमें मैंने प्रीहैबिलिटेशन, मतलब कि रिहैब इज आफ्टर सर्जरी, बिफोर सर्जरी हम लोग रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कौन सी एक्सरसाइजेस मुझे करनी है। वो जी। एक्सरसाइजेस अगर वो करना शुरू कर दे, सोचो मैंने एक ही चीज़ करना है पोस्ट सर्जरी, हुँ। सीखने का टाइम प्री सर्जरी है। तो जितना ओके। अच्छा सीख लेते हैं उतना अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। मुझे लगता है उससे रिजल्ट्स डेफिनेटली फास्ट होते हैं, रिकवरी फास्ट होती है और बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज फास्ट होती है। बहुत जल्दी हो जाता हाँ, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यस, प्रीहैब के लिए तो मैं हाँ बोलूँगा और करना भी चाहिए, एंड दैट इज मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनी अदर ऑर्थोपेडिक फिजियो टीम इन कंट्री। है। राइट सर। बेसिकली मैंने भी कई और जगह भी काम किया है, तो वहाँ पे प्रीहैब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ आप बहुत ज़्यादा नहीं, पुश इसका भी करते हैं। रीजन है, मुझे लगता है कि ये ना एक टसल है बिटवीन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड फिजियोस। फिजियोस को लगता है कि शायद मेरा काम छूट जाएगा, सर्जन ने ऑपरेट कर दिया तो, और सर्जन को ये लगता है कि अगर मैंने ऑपरेट नहीं किया, पहले फिजियो को दे दिया, शायद सर्जरी ना करें। तो मुझे लगता है हम लोग इस चीज़ से काफ़ी ऊंचा उठ चुके हैं। जी। इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है हमें पेशेंट के अच्छे के लिए सोचना चाहिए। यस सर। सर एक चीज़ और कि अगर किसी को आपने हिप रिप्लेसमेंट बोला है, तो उनके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि क्या कोई अल्टरनेट ऑप्शन है? तो ऐसा हो सकता है? डेफिनेटली यस। हुँ। देखो, ऑल्टरनेट ऑप्शंस अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिस हो चुके हैं तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, एवीएन का एंड स्टेज हो चुका है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है, बट ओके। यस, ऑल्टरनेटिव के समय अगर हम बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करें, जैसे बोन को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम डाइट को इंक्रीज करके रखें, एक्सरसाइजेस रेगुलर करें ताकि मसल्स इनर्शिया में ना चली जाए, खराब ना हो जाए, मसल वेस्टिंग यस, ना हो, यस। तो एक्सरसाइजेस रेगुलर करते रहे, वॉक को रेगुलर करते रहे। दो आई हैव पेन व्हाइल वॉकिंग, बट मैं वॉकिंग करता हूँ तो बोन स्ट्रेंथ बढ़ती है, बोन को स्टिमुलेशन हार्ड बनने का मिलता एग्ज़ैक्टली है। तो सर। मैं एटलीस्ट बोन डेंसिटी खराब करके डॉक्टर को नहीं देने वाला हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ, देयर इज नो हार्म इन वेटिंग। आप राइट। वेट करो, बट इस ड्यूरेशन में अपनी एक्टिविटीज को बंद मत कर दो। जैसे मैं जी। समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि आपकी गाड़ी का टायर घिस गया और मैंने गाड़ी चलानी ही छोड़ दी है, तो गाड़ी खराब हो जाएगी। राइट सर, राइट। ठीक है, सो मुझे गाड़ी को फिट रखना है ताकि मैं मैकेनिक के पास लेके जाऊँ तो कुछ अच्छा दूं उसको, एग्ज़ैक्टली। rather than एकदम कंडेम गाड़ी दूं। तो मुझे लगता है पेशेंट्स को ये जानना जरूरी है कि दे शुड कीप ऑन डूइंग देयर एक्टिविटीज टिल द डे दे आर थिंकिंग अबाउट सर्जरी। जब तक सर्जरी नहीं हो रही है, सर्जन से बोलो कि मुझे ये पर्टिकुलर डर है, स्ट्रेस है, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, ओके है, कोई मना नहीं करता है। ठीक है, कोई हम पकड़ के जबरदस्ती सर्जरी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन लो, टाइम लो। मेरे ऐसे भी पेशेंट है जैसे 10-10 साल बाद सर्जरी कराई है, ठीक है, मेरे से कराई है, बट ओके। वो लोगों को मैंने प्रिपेयर करने में टाइम लिया है। यस ठीक है, सर। मुझे लगता है कि टाइम देना बनता भी है। ठीक है, until unless पेशेंट इज रेडी फॉर द सर्जरी, पेशेंट शुड अर्न फॉर द सर्जरी, तभी अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे याद है अभी भी मैंने एक पेशेंट देखे थे आपके, वो बायलैटरल टीएचआर आपने किया था, तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं लगभग 8 महीने पहले सर के पास गया था। उन्होंने मुझे बोल दिया था साफ-साफ कि सर्जरी करा लो आप, लेकिन मैंने नहीं कराई। हम्म, फिर मैं वापस घर चला गया, फिर वो कंडीशन और भी वर्स होती गई। तो उसके बाद फिर मैं दोबारा आया, सर ने मेरा फिर से फ़ॉलो-अप किया, मैंने फिर नहीं माना, तो तीसरी बार में जाके उन्होंने सर्जरी तो कराई। बहुत सारे, बहुत, मुझे नहीं लगता यस कि मैं सर। ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जो कि आज और कल सर्जरी करा ले, क्योंकि मेरे जितने पेशेंट है पेशेंट टू पेशेंट पेशेंट्स हैं। हाँ। ठीक है, सो उन लोगों को कॉन्फिडेंस गेन करने में टाइम लगता है। मुझे लगता है कि हमें रश नहीं करना चाहिए किसी प्रोसीजर के लिए। राइट। प्रोसीजर के सक्सेसफुल होने का एक ही कारण है मुझे हुँ। लगता है, एक तो अच्छा सर्जन हो, अच्छा फिजियो, एग्ज़ैक्टली। और प्रिपेयर्ड पेशेंट हो। मतलब कि पेशेंट शुड अर्न फॉर द सर्जरी, इज रेडी फॉर द राइट सर्जरी, सर। गोइंग टू गिव हिज 100% फॉर द, ये तीनों लोग अगर सही हो ना, तो मजाल किसी की सर्जरी फेल हो। यस सर। ठीक है। सर कोई ऐसे जैसे सिम्पटम्स किसी को आते हैं, तो कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स भी हैं कि उसमें एकदम इमीडिएटली पेशेंट को जाना चाहिए सर्जन के पास? जैसे एवीएन में कभी-कभी ऐसा होता है, मे बी। एवियन में देखो, पेन इज अगेन, मुझे लगता है कि बहुत से बार पेशेंट फ्रैक्चर करवा के लाते हैं एवियंस में। यस सर। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत पेनफुल हो रहा है, लिंपिंग हो रही है, हुँ। प्रॉब्लमेटिक है, तो आई थिंक दे शुड गेट थिंक अबाउट द सर्जरी। ओके। ठीक है, बट अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ एक्यूटली कुछ होगा। पेन किलर से 90% ऑफ द थिंग ठीक हो जाती है, बट पेन किलर रेगुलर लेने से प्रॉब्लम क्या है कि किडनी लिवर कुछ ना कुछ खराब होता है। यस सर। So, इसलिए क्रॉनिक केसेस में मेरी एडवाइस रहती है, अगर पेन किलर आपको ऐसा पेन रिलीफ दे कि जिंदगी में कभी सर्जरी ना करानी पड़े, तो करा लो, खाओ। यस अगर सर। जिंदगी में बाद में देने वाली है तो जहर को डेली डेली क्यों खाओ, किडनी लिवर एग्ज़ैक्टली। खराब हो गए। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी
सर्जरी के लिए सोचते ही रह गए और पता चला कि किडनी खराब हो गई या तो हार्ट का अटैक आ गया बिकॉज पेन किलर इतने लेते थे, कार्डियक मायोपैथी हो गई, लिवर फेलियर हो गया या राइट सर। किडनी जवाब दे गई, किडनी ट्रांसप्लांट में बैठे। तो मुझे लगता है दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। यस सर। सर इसके कॉम्प्लिकेशंस या रिस्क फैक्टर्स भी हैं देखो कुछ? आज के दिन पे मेरे हाथ में मुझे लगता है कि मुझे एक ही कॉम्प्लिकेशन दिमाग में हाँ। एक या दो ही आती है, जैसे हिप में इन्फेक्शन के चांसेस। सो इन्फेक्शन आउटसाइड एनवायरनमेंट से आ सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट में ये सर्जरीज करना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ है कि अच्छे हॉस्पिटल्स में ज़्यादा लंबा स्टे ना करें। पेशेंट्स को लगता है कि हम एक बार आए हैं तो कम से कम 4-5 दिन हॉस्पिटल में रह जाए। अरे किसी ना किसी से कुछ क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा, हॉस्पिटल इज़ नॉट ए सेफ एरिया टू स्टे। ओके। आप सर्जरी कराओ, मैं डिलीवर करूंगा, अगले दिन तक घर जा सकते हो। घर पे जाके रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, ड्रेसिंग चेंज की ज़रूरत होती है, ड्रेसेस घर पे आ जाते हैं। उनसे क्रॉस इन्फेक्शन, दूसरे किसी खराब पेशेंट का इन्फेक्शन आपके ऊपर नहीं आएगा। यूटीआई से बचने के लिए कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर नहीं डलवाता हूँ। पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाँ भाई मुझे यूरिन कैसे करूंगा, आप कैथेटर डाल दो। नहीं, ये सब चीज़ों के साइड इफेक्ट्स हैं, इनको नहीं करना होता है। नंबर 2, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैरों में क्लॉट बनना एक और चीज़ है जिसका मुझे लगता है कि टचवुड मैंने सारी जो रिस्क फैक्टर्स है उनको मिनिमाइज कर दिया है, जिससे पेशेंट कैसे मिनिमाइज किया कि हिप रिप्लेसमेंट के इमीडिएटली इवनिंग स्टैंडिंग करा देता हूँ, शाम को चलाना शुरू करता हूँ, अगले दिन चलते रहते हैं। एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी हाँ, शुरू 2 करा दिन देते के अंदर घर पहुँचो, घर में सारे एक्टिविटीज़ करो, क्लॉट बनेगी। क्लॉट बनने का कारण होता है ठहरा हुआ ब्लड। हैं। जी। सो उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये दोनों ही कॉम्प्लिकेशन है। थर्ड रेयर कॉम्प्लिकेशन इज लाइक फ्रैक्चर्स कैन हैपन, बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है तो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। और थर्ड फोर्थ है डिसलोकेशंस। आज ओके। के टाइम पे हिप डिसलोकेशन होना थोड़ा सा रेयर है हम्म। क्योंकि इम्प्लांट्स बहुत सिग्निफिकेंट आ गए। अगर पेशेंट ठीक ना हो तो हो सकता है, एजेड पेशेंट में ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी भी पेशेंट में मुझे टेंशन लेने की जरूरत है। सर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सर्जरी के बाद? अगर सर्जरी करा ली तो क्या आपको लगता है वो चैलेंजेस? ये माइनर चैलेंजेस, आई डोंट फील कि बहुत मेजर है। अगर पेशेंट रिहैबिलिटेट अच्छे से करके आया हो, जी। प्रीहैब अच्छा किया हो, तो वो लोग तो खुद ही बेड से उतरने में उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। पहले हम कमोड एक्सटेंशंस देते थे, आज के दिन पे उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है यंग पेशेंट में। बायलेटरल केसेस में हाँ ज़रूरत पड़ सकती है, बट बहुत कोई मेजर मुझे नहीं लगता कि ऐसा रेस्ट्रिक्शन हम लोग एडवाइस करते हैं। आई थिंक यू कैन थिंक अबाउट सर्जरी। ओके। वैसे टीएचआर सर्जरी देखने में तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन सर आपने जिस तरीके से बताया एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है। हाँ तो सर्जरी कराओ, ये अगले दिन खड़े हो हाँ, जाओ और ये अपने तो घर मैं बोल जाके। रहा हूँ कि ये कंसेप्ट जो है ना दिमाग से निकालना है कि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। यस सर। ठीक है, लोग डर के आते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराने जा रहा हूँ। ये नाम बहुत बड़ा है। नाम बड़ा है, मुझे लगता है कि नाम बड़ा नहीं, एकदम सिंपलेस्ट प्रोसीजर, सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोसीजर। यस। टेंशन ही मत लो आप। बेसिक हिप रिप्लेसमेंट को लेके लोगों को इतना डर रहता है, इतना घबराहट रहती है कि उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, इसको कराओ और आप खुद फेस करोगे, फील करोगे। जितने पेशेंट्स हैं, मेरे कितने रिव्यूज मैंने यूट्यूब पे लोगों को लेके एग्जैक्टली। डाले हुए हैं, एग्जैक्टली। देखो लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ आंख बंद करके डरने से नहीं होगा। ठीक है, डर को हटाओ और सामने दो। ये सबसे सेफेस्ट सर्जरीज में से है आजकल। यस सर। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक्स अ ओके, लॉट। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू लाइक एंड शेयर इट। ऐसे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं जो लोग हिप रिप्लेसमेंट से डरे और आपके आसपास हैं और उनको लगता है कि इनमें से उनके कुछ सवाल सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट शेयरिंग टू देम। ठीक है, अगर आपके कोई सवाल बनते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप उनको पूछें, और इस वीडियो के नीचे लिंक पे भी पूछ सकते हैं, मैं इनका जवाब करूँगा। अगर आपको कोई ऐसी ओपिनियन भी लेनी है कि हाँ मुझे हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से टाइप का हिप रिप्लेसमेंट करना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल होता है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, अपनी रिपोर्ट्स को भेजें एंड गेट अ फ्री ओपिनियन फ्रॉम अस। डोंट वरी, बहुत ही सक्सेसफुल और अच्छी सर्जरी और बहुत ही क्या बोलते हैं, अच्छे से करने वाली चीज़ है और बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट भी है और लॉन्ग लास्टिंग है। सो डोंट वरी एंड टेक केयर। थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तुषार है। मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। अभी हम थोड़े टाइम पहले गुड़गांव टू मेरी कमर में पेन रहता था, लेकिन मैंने कमर का पेन ना देखते हुए आगे का पेन को देख के
हड्डियां की भी सर्जरी करवा ली कि आगे हड्डियां। कमर का दर्द कब से शुरू हुआ था आपका? 2-3 साल हो गए, 3 साल 2-3 साल हो गए। सन 2022 में मैंने अपनी हड्डियां की सर्जरी करवा ली, हाँ ये सोच के कि ये हड्डियां है। हाँ। हड्डियां भी क्लियर नहीं आया था तो टेस्टिकल भी रिमूव करवा दिया, ओहो। लेकिन मेरा मतलब डायग्नोज नहीं हो पाया। हम्म, वो तो किस्मत अच्छी थी, हम लोग गुड़गांव आ गए नवंबर में, नवंबर 2023 में। फिर आपसे मुलाकात हुई, आपने एकदम डायग्नोज करके बताया कि मेरे दोनों हिप्स एवियन है मुझे। तो मैंने तुरंत ही 27 फर्स्ट को आपको दिखाया, 7 मार्च को आपसे ऑपरेशन करा लिया 2024 में। अच्छा, अभी कितने दिन हो गए सर्जरी के? आज 3 महीने 5 दिन हुए हैं। अच्छा, हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, आपके जो सर्जरी हुई है, दोनों सर्जरी एक ही दिन पे हुई है? एक ही दिन में एक ही टाइम पे। अच्छा, सर्जरी के बाद सेम शाम को खड़ा कर पाए थे हम लोग? हाँ जी, उसी दिन आपने खड़ा कर दिया, नेगेटिव में चला दिया, तो तीसरे दिन सुबह ही छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी थी। बहुत सारे लोगों को ना ये डर है कि हिप सर्जरी के बाद वो लोग बेड रिडन रह जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, उनको क्या कहना लगता था मुझे, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे मिलने के बाद हाँ। मुझे बहुतों ने कहा कि सेकंड ओपिनियन तो ले लो, हाँ। लेकिन कसम से बाय गॉड मैंने सिर्फ आपसे मिलने के बाद मुझे एक आपकी आदत कह दो, या हालांकि फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं कहा मैं दोनों ही कराऊंगा, मेरे और फ्रेंड सहारनपुर वगैरह में डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने कहा पहले एक करा लो, जब एक करा लो, पहले राइट साइड की करा ली, तेरा ज़्यादा खराब है, ये है वो है। मैं कहा नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब ने जब कहा दोनों करूंगा, मैं दोनों ही कराऊंगा। हाँ। अच्छा, 3 महीने बाद, ठीक है, हाँ जी। आपको क्या लगता है ये कैसा? मुझे तो लगता है कि अगर आप अलाउ करें तो मैं ड्राइव भी कर लूँ। हाँ, डेफिनेटली हाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ कि हम लोगों ने ब्लड कितना दिया है आपको? 1 यूनिट दिया था। 1 यूनिट दिया। हिप रिप्लेसमेंट में लोगों को लगता है कि बहुत सारा ब्लड देने की नहीं, जरूरत बल्कि आपने फिर हमने जब आपसे पूछा था, हाँ। मुझे तो उस टाइम मतलब मुझे ध्यान नहीं, मैंने अपने कजिन को भेजा था आपके पीछे कि भाई ब्लड और चढ़ेगा क्या, तो आपने कहा था कि एक यूनिट मैंने मंगा रखी थी, वो भी मैंने इसलिए चढ़ा दी है, मंगवा रखी थी इसलिए चढ़ा दी, otherwise हमको otherwise जरूरत जरूरत नहीं नहीं। थी। हाँ, ठीक। हमने इसलिए आपसे पूछा था कि हमें अरेंज करना है कि ब्लड, या कोई बात है तो आप बताइए, हाँ। लेकिन आपने कहा कि मैंने अपनी तरफ से 1 यूनिट अपने आप ही आपके लिए एक को रिजर्व कर रखी थी। अच्छा, ये बताओ कि अभी आपका वजन कितना कम हुआ है? डॉक्टर साहब मेरा उसी टाइम जिस टाइम ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम जितना मेरा 110 किलो था, फिर ऑपरेशन के बाद मैं सेकंड टाइम आपको दिखाने आया तो आपने भी नोटिस किया था कि वजन बढ़ गया है, क्योंकि बेड रेस्ट था कंप्लीट, फिर मेडिसिन वगैरह थी, उस टाइम मेरा 118 हो गया था। लेकिन फिर आपके ही सज्जन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके उसमें मैं फिजियोथेरेपी करता हूँ, अब मेरा वेट फिर से 110 पे आ गया है। अच्छा, ठीक है, और 20 किलो कम करना है। हाँ, वो तो करूँगा डॉक्टर साहब, मेरी 3-4 साल से मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। जब मेरे को चलते हुए ये होता था, मैं ये इस तरह से ना, ये दोनों साइड पकड़ के चलता था, ऐसे पकड़ के चलता था। सब लोग कहते हैं क्या है, मतलब भाई यहाँ दर्द हो रहा, लेकिन इस दर्द को ना ध्यान में रखते मैं आगे हर्निया का, टेस्टिकल का और ऑपरेशन कराता रहा। चलो, मुझे ये बताओ कि जो लोग हिप रिप्लेसमेंट से डरते हैं, बहुत सारे एवियन के पेशेंट ऐसा है हिप रिप्लेसमेंट से डरते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना बिल्कुल चाहते नहीं, देखिए, और तो मैं किसी के बारे में कहता नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मिला हूँ, और फर्स्ट टाइम में मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने सेकंड ओपिनियन भी ली, एक कॉन्फिडेंस आया था मुझे मिलने के बाद ही। रिजल्ट वैसे ही मिला है? रिजल्ट बिल्कुल, मैं आज अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं स्कूटर भी चला रहा हूँ। हाँ, चलाओ, स्कूटर चलाना है, सब कुछ चलाना है, गाड़ी चलाने है, बैक टू नॉर्मल लाइफ पे वापस जाना है। ठीक है, ठीक है। आपने मेरे एक्सरे वगैरह देख लिए सब? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। टांगे बिल्कुल आपने बिल्कुल, बताया कि हाँ, बिल्कुल बराबर है दोनों टांगे। एक्सरे वाले ठीक है, डॉक्टर साहब भी हाँ। बता रहे थे कि बिल्कुल ओके है हाँ, आपके। तो एक्सरे भी हम देख लेते हैं, पूरा कंप्लीटली ओके है, एकदम लिम्बन कंप्लीटली इक्वल। ठीक है, सो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी घूमने जाने के बहुत सारे प्लान होंगे, वो सारे कंप्लीट करने हैं। हाँ, ठीक है, ठीक 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 चल रहा है। अभी और थोड़ा सा तेज चल के दिखाओ। वेरी गुड, भाग के दिखाओ। ठीक है, तो शार जी, कितने दिन हो गए सर्जरी के? इधर दिखो, मेरी तरफ देखो। 3 महीने 2 दिन हुए जी। 3 महीने 2 दिन हो गए। हाँ जी। ठीक है, हैप्पी? बहुत 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 है आपकी मेहरबानी है जी, नहीं तो मैं तो बहुत परेशान था। ठीक है।